यूएपीए के केसेस हों, उससे पहले टाडा के हों या जो भी केसेस हों, जो भी पुलिस पहली बार टीवी में और प्रेस में बातें लीक करती है और ऑफिशियली भी बोलती है, उसका 10% भी चार्जशीट में नहीं आता है। मतलब इतने बड़े बड़े झूठ जो अभी एटीएस बोल रही होगी आज, ये हमारा एक्सपीरियंस है कि इस प्रकार की एजेंसीज इतने बड़े बड़े झूठ बोलती हैं कि उसका 10% भी चार्जशीट में भी नहीं ला पाती हैं वो। इस वक्त एक मुद्दा बहुत तेजी से चल रहा है और वो है जबरन धर्म परिवर्तन का मामला। इस मामले को लगातार उठाया जा रहा है और इसी मामले को लेकर उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है और उनको रिमांड पर भी रखा गया है। इस पूरे मामले पर कानूनी दांवपेच क्या है, कानूनी पहलू क्या है इस पूरे मामले के, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा साहब। उमर गौतम और जहांगीर की यूपी एटीएस ने गिरफ्तारी की। उन पर आरोप है कि जबरन धर्म परिवर्तन कराते थे, बाहर से फंडिंग लेते थे, आईएसआई से उनको जोड़ा जा रहा है और पाकिस्तान से भी उनको जोड़ा जा रहा है। पूरे मुद्दे पर कानूनी दांवपेच, कानूनी पहलू क्या है, सबसे पहले ये बता दें। कानूनी पहलू तो यह है कि जो प्रथम दृष्टया देखने से ही, जो पहली नजर से ये एफआईआर झूठी एफआईआर लगती है, सिर्फ राजनीतिक मसलों से और राजनीतिक वजूहात से एफआईआर की गई है, जिसमें यूपी एटीएस, और मैं यहाँ बताता चलूँ ये बात कि जितनी भी एटीएस अलग अलग स्टेट्स ने बनाई है, चाहे वो दिल्ली की स्पेशल सेल हो, महाराष्ट्र एटीएस हो, गुजरात एटीएस हो, जितनी भी एटीएस बनाई गई हैं ये ज्यादातर गैर कानूनी काम कर रही हैं। जो जिस वजह से, जो कागजों पे वजह है आतंकवाद को रोकना, बड़े बड़े क्राइम्स को रोकना, उनसे हटकर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी होती है सरकारों की, उसको इम्प्लीमेंट करने की एक जो स्ट्रॉन्ग आर्म या जिसको कहेंगे एक माफिया के तरीके से काम करने वाली सरकारों की या पॉलिटिकल सोच की एक मशीन बन के रह गई है। ये एफआईआर भी और ये इन्वेस्टिगेशन भी उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है, जिसमें एक धर्म परिवर्तन को एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि पता नहीं क्या इससे देश को खतरा हो गया है, समाज को खतरा हो गया है और आतंकवाद की घटना हो गई है। तो ये सिर्फ, और इन सभी केसेस में जो हम लोगों का जो साहिल साहब इसमें एक्सपीरियंस रहा है, यूएपीए के केसेस हों, उससे पहले टाडा के हों या जो भी केसेस हों, जो भी पुलिस पहली बार टीवी में और प्रेस में बातें लीक करती है और ऑफिशियली भी बोलती है, उसका 10% भी चार्जशीट में नहीं आता है। मतलब इतने बड़े बड़े झूठ जो अभी एटीएस बोल रही होगी आज, ये हमारा एक्सपीरियंस है कि इस प्रकार की एजेंसीज इतने बड़े बड़े झूठ बोलती हैं कि उसका 10% भी चार्जशीट में भी नहीं ला पाती है वो बात। पहली चीज ये, और उसके बाद जो चार्जशीट में भी चीजें होती हैं वो भी ज्यादातर झूठे चीजें होती हैं जिसका कोई भी मतलब नहीं होता किसी भी क्राइम से। तो मैं इस एफआईआर को भी उसी नजर से देखता हूं कि एक झूठी एफआईआर की गई है, बल्कि जो पुलिस वाले इस एफआईआर को करने में इन्वॉल्व हैं पॉलिटिकल ताकतों के और पॉलिटिकल रीजन से, वो खुद मुल्जिम है, क्योंकि वो पहली दृष्टि में नजर आ रहा है कि उन्होंने धारा 166A का उल्लंघन किया आईपीसी की और 217 और 218 का उल्लंघन करके ये झूठी रिपोर्ट लिखी है और ये झूठी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी महमूद पराचा साहब? सवाल तो ये उठता है कि जिन्होंने, आप कह रहे हैं कि ये झूठी एफआईआर दर्ज की है, और उमर गौतम, जहांगीर और ऐसे तमाम लोग, जैसे पहले भी देखा जाता रहा यूएपीए के तहत, तो इनको फंसाने की कोशिश की, एक लंबा वक्त बर्बाद कर दिया, तमाम परिवार परेशान, कम्युनिटी परेशान। तो इन अधिकारियों पर, एटीएस के हों, यूपीएसटीएफ के हों या तमाम जो अधिकारी हैं, उन पर क्या कार्रवाई होगी, कौन करेगा? देखिए, ये सब कॉन्स्पिरेसी के तहत हो रहा है, क्योंकि यही केस है हमारा। और हमने जो अभी दिल्ली में दंगे हुए, उसमें अभी आप सब लोगों ने रिसेंटली देखा है कि एसीपी साहब को डिमोट करके इंस्पेक्टर बना दिया गया है, और बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ हम लोग एफआईआर भी करा रहे हैं। तो इन सब चीजों में टाइम लगता है, और मैं आपके माध्यम से अब पहली बार पब्लिक में भी बताना चाहता हूं कि हमारी बहुत सारी तंजीमें इस तरह के बेगुनाहों को बचाने का काम कर रही हैं। मैंने ये देखा है कि हमने भी बहुत सारे लोगों को बचा रहे हैं हम भी इस केस में, लेकिन मैंने ये देखा है कि जरूरत इस बात की ज्यादा है, और ये काम हम बहुत पहले से कर रहे हैं। जो झूठे मुकदमों में फंसाए गए हैं बेगुनाह SC ST और माइनॉरिटीज के नौजवान, उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई करने का काम हम बहुत पहले से कर रहे हैं। लेकिन अब हम ज्यादा कंसंट्रेट, जो ज्यादा अपना ध्यान देंगे वो इसी काम पे देंगे कि इस तरह के जो झूठे मुकदमे पुलिस ऑफिसर, सरकारी अधिकारी और पॉलिटिकल
जो लीडरशिप है वो करवाती है झूठे मुकदमे, तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनको उनके खिलाफ क्योंकि ये आपराधिक गतिविधियां ही हुई, तो आपराधिक कोई भी अपराध करता है तो उसके लिए कानून बराबर है। तो ये पुलिस ऑफिसर्स हों, चाहे गवर्नमेंट के दूसरे आईएएस अधिकारी हों, या पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स हों जो ये साजिश करके झूठे मुकदमे कराते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कराने का हम पहला अपना काम कर रहे हैं। और कोई भी चाहे इस तरह से जो पीड़ित हो, वो ये सोचता हो कि उसको झूठा फंसाया गया है और वो चाहता हो, दो चीजें हैं, पहली चीज उसको ये नजर आ रहा हो कि उसको झूठा फंसाया गया है, और वो चाहता हो कि इन पुलिस ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स और नेताओं के साथ एक आपराधिक कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए, तो हमारे पास आ सकता है, हम उनकी पूरी मदद करेंगे। उमर गौतम के परिवार की मदद करेंगे? ऐसे किसी भी व्यक्ति की, उमर गौतम हो या कोई भी व्यक्ति हो, ऐसा कोई भी हो, खास तौर पे लेकिन हमारी प्रेफरेंस रहती है एससी, एसटी और ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोगों के लिए और महिलाओं के लिए। लेकिन फिर भी यदि कोई और भी व्यक्ति है जो इस तरह से झूठा फंसाया जा रहा है, तो हम पुलिस और प्रशासन के खिलाफ, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं और उनके राजनीतिक आकाओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे और कानून की मदद से ऐसे अपराधियों को जेल में भिजवाएंगे, ऐसा हम वादा करते हैं। अच्छा महमूद पराचा साहब, आपने शुरू में एक बात कही कि एटीएस का जो काम है वो ये है ही नहीं जो एटीएस दरअसल अभी अंजाम दे रही है। तो फिर एटीएस का काम क्या है? धर्म परिवर्तन के मामले को आतंकी बनाकर तो दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये मुसलमान है तो इन्होंने एक आतंकी गतिविधि अंजाम दे दी है, ये तो साफ तौर पर जाहिर किया जा रहा है। फिर एटीएस का काम क्या है अगर ये नहीं है? एटीएस का काम ये है जो अभी कश्मीर में घटना हुई है, जैसे जो देश के बाहर से आतंकवादी असल में आतंकवादी घटनाएं कर रहे हैं, ये लोग उस चीजों पे तो ध्यान देते नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ये राजनीतिक आकाओं के, ये कितना बड़ा सोसाइटी का नुकसान कर रहे हैं। जो आतंकवादी, देखिए बहुत सारे जो फंडिंग ला रहे हैं, अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन ठीक से की जाए तो वो मनुवादी संस्थाएं देश के बाहर से ज्यादा पैसे ला रहे हैं, देश के बाहर से ये मनुवादी संगठन ज्यादातर ला रहे हैं। वो लोग खुलेआम, उनके बहुत सारे नेता और उनके बहुत सारे जो लोग हैं वो खुलेआम आर्म्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो एटीएस का काम है उन मनुवादी आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करना। उस पर तो ये ध्यान दे नहीं रहे हैं जिससे एक्चुअल देश को खतरा है। या कोई दूसरे भी आतंकवादी हैं जो देश में, जैसे आईएसआईएस के आतंकवादी यदि कोई आतंकवादी घटना करते हैं तो उनके खिलाफ तो ध्यान दे नहीं रहे हैं। ये झूठे मुकदमे राजनीतिक कारणों से चुनाव के पहले कर रहे हैं, तो ये आतंकवाद की अपनी जो बुनियादी ड्यूटी है उसको रोकने की, और जो बड़े बड़े क्राइम्स हो रहे हैं, जैसे एटीएस का ये भी काम है कि कोई ड्रग्स का काम हो रहा है, जैसे देश में, पूरे देश में इस वक्त इतना ज्यादा जो ड्रग्स ली जा रही है उसके लिए ये आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। ये इनका काम है, उस ड्यूटी और आतंकवाद की घटनाओं की ड्यूटी, और जो बड़े बड़े गैंगस्टर्स हैं, जो एस्टैब्लिश्ड गैंगस्टर्स हैं, जिनको पकड़ना इनकी जिम्मेदारी है, उन सभी कामों से नजर चुरा के ये इन कामों पे लगे हुए, जो कि किसी एक पार्टी को या किसी एक सत्ताधारी पार्टी को पॉलिटिकल फायदा पहुंचाती है। तो ये अपनी ड्यूटी से हट गए हैं, ये भारत के संविधान के साथ धोखा कर रहे हैं ये सब। तो हम इन संविधान के साथ धोखा करने वालों को, क्योंकि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के फॉलोअर हैं, अंबेडकरवादी हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि इन संविधान के साथ धोखा करने वालों को सजा दिलवाएं। अच्छा, जिस तरह से एक बात और सामने आ रही है कि उमर गौतम के जो ताल्लुकात बताए जा रहे हैं, उनके जो टर्म्स बताए जा रहे हैं, वो पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है, आईएसआई से जोड़ा जा रहा है। फंडिंग की बात अगर आती है तो उसको यूएई से जोड़ा जा रहा है, सऊदी अरब, अमेरिका, इन जगहों से फंडिंग दिखाई जा रही है और कहा जा रहा है कि जबरन हिंदुओं को इस्लाम में लाते थे, मुसलमान बनाते थे और हिंदू खतरे में। जबरन काम करने के लिए देखिए इनका लॉजिक कितना बहुत कच्चा लॉजिक होता है इनका। जबरन काम कराना है तो उसके लिए पैसे की क्या जरूरत है? ये पहले अपने आप ही भी, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते ना, तो या तो कोई पैसे का लालच दे के कन्वर्जन करा सकता है या डरा के करा सकता है, और डरा के कन्वर्जन हो ही नहीं सकता कभी भी, पैसे का लालच दे के भी नहीं हो सकता, क्योंकि आदमी पैसे लेगा और 2 दिन बाद वापिस अपने धर्म में चला जाएगा। डरेगा भी तो 10 मिनट के लिए डरेगा, 2 मिनट के लिए डरेगा, 10 घंटे के लिए डरेगा, उसके बाद वापिस अपने धर्म में चला जाएगा। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया? धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन की आजादी है देश में। धर्म परिवर्तन आदमी जब स्वयं अपने आप में कन्विंस होता है तो वो अपने आप होता है, किसी के कहने से हो ही नहीं सकता। कोई भी धर्म परिवर्तन कर ही नहीं सकता जब तक वो कन्विंस ना हो। पैसे से और डर से तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। ये इनका लॉजिक ही बेवकूफी भरा है। पैसे देके कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता, क्योंकि पैसे लिए, मैं अपने पैसे खर्च किए, फिर इसके बाद मैं क्यों सुनूंगा?
मैं अपने धर्म में जाऊंगा। डर गया तो 10 मिनट के लिए डरा लेगा, 10 दिन के लिए डरा लेगा, कोई 1 महीने के लिए डरा लेगा, उसके बाद मैं अपने वापस धर्म में चला जाऊंगा, पुलिस से शिकायत कर दूंगा वगैरह वगैरह। तो ये बिल्कुल झूठी कहानी है। दूसरी बात, मैंने आपको अभी बताया शुरू में कि जो बातें अभी कही जा रही हैं, लेकिन मसला क्या है कि हमारी प्रेस और जो जनता की जो याददाश्त है वो बहुत कमजोर है। अगर इनके साथ फॉलोअप किया जाए तो ये सभी पुलिस ऑफिसर्स जेलों में जाएंगे, क्योंकि इस बात का कोई भी सबूत ये कभी भी पेश नहीं कर पाएंगे कि इस काम के लिए बाहर से पैसे आए थे, इस काम के लिए किसी ISIS या किसी भी जगह से पैसे आए थे इस काम के लिए। ये कभी भी इनके पास ना कोई सबूत होगा, ना ये कभी साबित कर पाएंगे। ऐसी में अपने पुराने जितने भी हमने केसेस किए हैं उसके एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि ये सब झूठ, एकदम टोटल झूठ बोला जाता है प्रेस के माध्यम से। एक सवाल और आखिरी में करना चाहूंगा। पराचा साहब, आप इतने बड़े वकील हैं, आप सीनियर एडवोकेट हैं, तमाम लोग अक्सर मुद्दों में, दिल्ली दंगा हो, जो बेगुनाह फंस गए हैं उनकी गिरफ्तारी का मामला हो, उन्हें रिहा कराने का मामला हो, आपकी तरफ लगातार सबकी नजरें रही हैं, रहती भी हैं। तो क्या एक भरोसा मुसलमानों के प्रति, OBC के प्रति और SC ST जिनकी बात आप कर रहे हैं उनके प्रति क्या भरोसा जताना चाहेंगे इन हालात में, जबकि यूपी चुनाव सर पर हो और ये गिरफ्तारियां हो रही हो? देखिए, हम यही भरोसा दिलाना चाहेंगे, लेकिन उसकी हमारी जो मजबूरी है, हम बार बार बताते हैं कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, हम किसी से कोई भी फाइनेंशियल या दूसरी मदद नहीं लेते। लेकिन अब मैं बहुत दिन से ये लोगों से अब गुजारिश करना शुरू कर रहा हूं कि हमें वकीलों की टीम स्पॉन्सर करें लोग, तो हम ये काम ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन हमारा सभी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज और OBCs और महिलाओं से ये वादा है, किसी के साथ भी संविधान तोड़ के कोई भी ज्यादती करता है तो संविधान की रक्षा करने के लिए, कानून की रक्षा करने के लिए हमारी सर्विसेज उपलब्ध हैं। और हम ये चाहते हैं कि जो सरकारी अधिकारी भी हैं उनमें अगर हमारी कोशिशों से अगर संविधान के प्रति रिस्पेक्ट और कानून से डर पैदा हो, खास तौर से हमारे पुलिस ऑफिसर्स में, सरकारी ऑफिसर्स में और पॉलिटिकल लीडर्स जो कि इन दोनों अधिकारियों का, भ्रष्ट अधिकारियों का नाजायज इस्तेमाल करते हैं, तो अगर उनके दिल में हम एक डर पैदा कर सकें कानून का और संविधान का, और कि देश का जो, चाहे हमारी संस्थाएं कितनी भी कमजोर हो गई हैं, लेकिन भारत के संविधान में इतनी अब भी ताकत है, बाबा साहब ने जो बनाया था, कि वो अब भी इन लोगों को सजा दिला सकता है। तो ये हमारी ड्यूटी हम समझते हैं, जिसके लिए हम दिन रात कार्य कर रहे हैं। और इसी वजह से हम पे बार बार हमले भी होते हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी और पॉलिटिकल पार्टीज के लोग और जो मनुवादी संस्थाएं हम पे हमले भी इसीलिए कराती हैं कि हम भारत का संविधान को बचाने के लिए दिन रात एक किए। बहुत बहुत शुक्रिया पूरे मुद्दे पर INN चैनल से बातचीत करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद पराचा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि उमर गौतम का परिवार हो या और जहांगीर का परिवार हो या ऐसे कोई भी सदस्य हों परिवार के जिन्हें बेजुर्म और बेखता फंसाया जाता हो, उनके साथ लगातार खड़े हुए हैं और उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। और ATS जिसको अपना काम करने की अब जरूरत है, जो उसका असल काम है, जो उससे पीछे हट रही है, अब जरूरत है कि वो अपना असल काम करे, ना कि धर्म परिवर्तन जैसे मुद्दों को आतंकी मुद्दा बताकर देश में नफरत का माहौल फैलाया जाए। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।